Good morning, students. Welcome to online class. Today we start a new lesson of physics part, that is lesson number 10, gravitation. In this chapter, we discussed about that what is universal law of gravitation and its derivation, what is gravity, and then its derivation also, and then what is the differentiate between them, that is universal law of gravitation and gravity, and then what is weight and what is mass and their differences, so and then thrust and pressure in fluids, so and density. So these are the topics which we discuss in this chapter. Okay, सो कॉन्सेप्ट मैपिंग ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर का देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन है जो फार्मूला, और वेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है जो। और सेकंड पढ़ेंगे हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसका फार्मूला है। ओके, और लास्ट में पढ़ेंगे हम बायोंट फोर्स और थ्रस्ट, उसमें थ्रस्ट और प्रेशर और डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे फिर। ओके, सो ये है मैपिंग ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, gravitational force of Earth. So, if we release a small stone without pushing it from a height, it accelerates towards Earth. The stone is when accelerate towards Earth means some force is acting on it. The force which pulls the objects towards the center of the Earth is known as gravitational force of the Earth. Here, stone also attracts Earth. It means every object in universe attracts every अदर ऑब्जेक्ट। सो देखो, एक आप कोई भी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो या टॉप के ऊपर खड़े हो, एक स्टोन लेंगे, अब जस्ट उस स्टोन को पुश करना, उस स्टोन को पुश करेंगे तो एक हाइट से, तो वो क्या होगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट्स होगा फिर वो। सो द स्टोन मूव होने लग जाएगा अर्थ की तरफ। क्यों हो रहा है? एक फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसके अंदर। ओके, सो ये फोर्स एक्टिंग हो रहा है ना, सो वो कौन सा फोर्स हो सकता है? सो उस फोर्स को हम बोल रहे हैं जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। उस फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो कोई भी जैसे स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट्स करता है, फिर इसका मतलब है फिर। ओके, सो ऐसे ही न्यूटन्स ने ये बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बोल के फिर। सो न्यूटन्स ने एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा था। कौन से पेड़ के नीचे? तो एप्पल पेड़ के नीचे बैठा था। तो एप्पल बैठा था, जब एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, वो सोचने लग गया कि एप्पल क्यों ऊपर से नीचे गिरा, क्यों ऊपर ही रह गया, ऊपर ही क्यों चला गया, नहीं नीचे क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, ये सारा सोचने लगा। फिर फाइनली उनको पता चला कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है अर्थ के अंदर, तो वो फोर्स का नाम दिया उन्होंने, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं फिर। ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Sir Isaac Newton in 1687 proposed a law about the force of attraction between the two objects in the universe, which is known as Newton's law of gravitation. So न्यूटन्स ने 1687 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया था। इस लॉ में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूनिवर्स में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही रहता है। इसी को इन्होंने नाम दिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिसे डायग्राम में दिया है, m1 एक ऑब्जेक्ट है, तो m2 अदर ऑब्जेक्ट है, मास दोनों का भी अलग अलग है, और d यानी डिस्टेंस। जितना मास अलग अलग रहेगा, दोनों भी अट्रैक्शन रहेगा बोल के बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखना, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका मासेस हैं अलग अलग, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मासेस हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। ओके, उसके प्रोडक्ट है, जो दो मासेस का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो यानी स्क्वायर डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा फिर।
ओके, जैसे एक ऑब्जेक्ट है पास पास में रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसी को हम दूर दूर तक ले जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा फिर। सो ये है स्टेटमेंट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। ओके, let's masses m1 and m2 of two objects are distance d apart, the force of attraction force between them। ओके, सो हम एक इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम। सो देखो एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है m2 है और डिस्टेंस d है और इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो प्रोडक्ट है, देखो दो मासेस है, एक मास m1 है एक मास m2 है, तो उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सो ये सिंबल बता रहे हैं जो रॉन्ग टाइप वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है, दैट इज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और उसके बाद लॉ क्या बता रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो स्क्वायर यानी ऊपर डी स्क्वायर हो गया, ऊपर डी स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी एफ इन्वर्सली यानी 1/d², यानी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम रहेगा बोल के फिर। ओके, सो इन दोनों को भी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड देखना, एफ एफ बराबर है तो एक ही बार एफ लेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d² हो गया फिर। ओके, अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए हमें इज इक्वल टू साइन चाहिए। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे, एक इज इक्वल टू लेके कांस्टेंट लेंगे। ओके, सो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन d²। सो वो कैपिटल जी है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इस जी कैपिटल जी का कांस्टेंट है, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसका वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू एक कांस्टेंट है, वो चेंज कभी भी नहीं होगा। सो क्या है इसका कांस्टेंट वैल्यू, याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ओके, सो ये वैल्यू फिक्स है, ये चेंजेस कभी भी नहीं होगा कैपिटल जी का, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं फिर। नेक्स्ट है, इफ यूनिट ऑफ f is Newton and m is kg, d is meter, then unit of g can be calculated as। जैसे ऐसा यूनिट है, हमें फोर्स का पता है न्यूटन है और मास का kg है और डिस्टेंस का मीटर है। सो कैपिटल जी है तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल जी को एक तरफ रखेंगे तो f इंटू d² अपॉन m1 इंटू m2 हो जाएगा फिर। सो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखो फोर्स कैपिटल जी इज इक्वल फोर्स है ना, फोर्स का न्यूटन हो गया, सो ऐसे यूनिट है, फिर डिस्टेंस का मीटर है, वो स्क्वायर है इसीलिए तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, सो m1 इंटू m2 लिखा है, मासेस है, मासेस का दो ऑब्जेक्ट का मास है उसको kg लिख रहे हैं तो दो है जो kg² लिखेंगे। तो ऐसे यूनिट क्या है, व्हाट इज द ऐसे यूनिट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी का पूछेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे यूनिट पूछ सकते हैं और उसका कांस्टेंट वैल्यू भी पूछ सकते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो द फोर्स दैट बिंड्स अस टू द अर्थ, जो अर्थ में जो भी फोर्स है जो वो बिंड्स करके रखता है यानी पकड़ के रखता है जो भी, तो ऐसे नहीं कि हम फ्लाइंग कर रहे हैं तो हमें पकड़ के रख रहा है, जो कौन सा फोर्स है अर्थ में है जो फोर्स है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून है अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो अर्थ के चारों ओर ही क्यों घूम रहा है, वो क्यों दूसरी जगह नहीं जा रहा है, क्योंकि वो फोर्स है किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में फोर्स है, सो वो अट्रैक्ट करके रख रहा है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। सो थर्ड है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सो सारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता रहता है, जैसे हमारा अर्थ भी सन के चारों ओर घूमता रहता है, रेवोल्यूशन करता रहता है,
वो किस, क्योंकि देखो सन एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसके सामने छोटा है, तो मास दोनों के बीच में अट्रैक्ट करके रख रहा है फोर्स, तो वही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सो लास्ट पॉइंट दिया है, द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी। जो टाइड्स फॉर्मेशन होता है, सो समुंदर के अंदर जो बड़े बड़े लहरें उठती हैं, जो टाइड्स, सो स्पेशली ऑन फुल मून डे, सो ग्रेविटेशन पुल के कारण, सो मून और अर्थ के ग्रेविटी के पुल के कारण बहुत बड़े बड़े टाइड्स यानी लहरें उठती हैं, स्पेशली ऑन फुल मून डे, क्योंकि उस दिन पूरा मून होता है ना, इसीलिए फिर ओके। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो नेक्स्ट है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। When an object is thrown upward, it reaches certain height, then it starts falling downwards earth. It is because the earth's gravitational force exerts on it. कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंका, एक स्टोन लिया आप ऊपर की तरफ फेंका, या एक बॉल लिया ऊपर की तरफ फेंका, एक हाइट तक जाएगा वो, फिर उसके बाद वापस डाउनवर्ड्स आने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? वो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स अर्थ के अंदर जो अट्रैक्ट कर रहा है वापस, it bends that object towards that earth, okay, that is gravitational force exerts on it. So this fall under the influence of the earth called as free fall of an object. इसी को हम बोलते हैं free fall, ऊपर तक जाने के बाद नीचे आ रहा है ना, इसीलिए okay. During this free fall, direction do not change, but velocity continuously changes, which is called acceleration due to gravity. So जो भी freely fall objects हो रहा है उसका direction change नहीं होगा, but velocity continuously changes होगा. So इसी को हम बोलते हैं acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity उस किससे डिनोट करते हैं? दैट इज स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं. जस्ट याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से लेटर से डिनोट कर रहे हैं पूछेंगे तो दैट इज स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं. और ऐसे यूनिट क्या है? जो एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट है, इसका ऐसे यूनिट वही है. एक्सेलरेशन जो हम मोशन चैप्टर में पढ़ा था, स्मॉल ए से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल लेटर ए से. तो क्या है ऐसे यूनिट उसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और स्मॉल जी का भी पूछेंगे तो क्या है ऐसे यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, याद रखना है आपको. ये था टॉपिक फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ऊपर. हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थोड़ा टॉपिक देखेंगे फिर. और भी वेट और मास के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे टॉपिक. ओके, तब तक के लिए आप घर पे सेफ रहना, हेल्दी रहना फिर. ओके.